आज जो मेरे साथ मौजूद है बहुत ही शानदार और एक मकबूल हस्ती जिनका नाम है ब्रिजेंद्र काला। इनको तारुफ की तो कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ब्रिजेंद्र जी, इतना इतने मंझे हुए आप कलाकार हैं कि आपको क्या तारुफ दिया जाए। और फिर भी हम दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे आपका जो सफ़र है, इतना शानदार सफ़र है, रहा है हमेशा। एज अ राइटर आपने स्टार्ट किया था? नहीं ऐसा राइटर नहीं किया। राइटिंग का मुझे शौक था और ये जब से मैं आकाशवाणी बचपन में मथुरा वृंदावन में बाल गोपाल कार्यक्रम में आता रहता रहा, तो वहीं से मतलब शुरुआती मेरी राइटिंग से मतलब उसमें कविताएँ लिखता था। फिर उसके बाद युवा वाणी के लिए कुछ प्ले लिखे। तो यूथ जब मतलब जिस तरह के प्रोग्राम आते थे ना आकाशवाणी के, जी। तो वो लिखे। उसके बाद फिर कुछ मैंने स्टेज प्ले लिखे वहीं मथुरा में रहते। हमारा ग्रुप था स्वास्तिक रंगमंडल, और उसमें हमारे बड़े बड़े दिग्गज माँ थी हंसला नगर थी, उनको मैं माँ बोलता हूँ, संदीपन, सिद्धार्थ, श्याम भाई साहब, बहुत सारे लोग, मोहन स्वरूप जी भाटिया। तो उसके लिए मैं कुछ थिएटर में मतलब ये इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई जी का एक प्ले है। वो करीब 2 पन्ने की एक कहानी है, 2-2.5 पन्ने की। उसको मैंने फुल लेंथ प्ले की तरह लिखा और वो मेरा एक पहला स्टेज प्ले था जिसको मैंने लिख के तैयार किया था जिसे। तो राइटिंग का प्रोसेस धीरे धीरे बना हुआ था मेरे साथ। यहाँ आके भी फिर मैंने कुछ बालाजी के लिए लिखा, कुछ दिग्मांशु के लिए लिखा, तो ये मैं करता रहा। आप दर्शकों को बताएं, मथुरा से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ से मुंबई का सफ़र ये आसान तो नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से। तो आसान तो नहीं रहा, लेकिन हो गया। मतलब मथुरा से मुंबई आने का कोई भी बच्चा ख्वाब ही देख सकता है, लेकिन एक्चुअल में आना उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और यही मेरे साथ भी था कि जब मैंने एक थिएटर वर्कशॉप वहाँ पे की, उसमें करीब 95-96 स्टूडेंट थे, मतलब जो एक्टिंग सीख रहे थे। उनमें मैं पहले नंबर पे था, तो मतलब पहला रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया था। तो उसके बाद मतलब मुझसे मेरे बाद जितने भी थे वो सब वही। अच्छा, कोई कुछ न कुछ कर रहा है, लेकिन जो नंबर एक स्टूडेंट मैं था जिसने मतलब 1 नंबर की लिस्ट कराई थी, मैं ही इस फील्ड में हूँ। तो ये एक होता है इस तरह। लेकिन विजन, वहाँ पर रह के ये इतना बड़ा सपना जो है वो अकेले आप देख रहे थे जब, हाँ। तो वो सपना साकार होते थे। सपने कई बार टूटे भी होंगे आपके। देखो क्या होता है कि कलाकार तो कहीं से भी आ सकता है, अगर उसके अंदर कला है, अगर उसके अंदर इच्छाएं हैं। अगर हम किसी भी कलाकार की पृष्ठभूमि पर अगर हम जाएंगे तो मतलब पास में कितने कितने आर्टिस्ट हैं इस तरह के ना, जो पता नहीं कहाँ से आए हैं, छोटे छोटे गाँव से आए हैं, है ना। अभी जैसे मतलब अभी हम इनकी पंकज त्रिपाठी की बात करते हैं, विजय राज की बात करते हैं, या किसी भी कलाकार की बात करते हैं, वो सब अपनी ऐसी छोटी छोटी जगह से आए हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ से जाकर के कोई कलाकार बनेगा, और वो भी अच्छे स्तर पर पहुँचेगा। तो ये सब ऊपर वाले की। एक चीज़ हम ये देख रहे हैं, जैसे इरफान भाई जो थे अपने, वो भी अपनी रियल लाइफ में बिल्कुल जैसे वो पर्दे पे दिखते थे, जो अंदाज था उनका बात करने का, वो रियल लाइफ में भी वैसी था। और आपका भी बिल्कुल वैसे ही है। मीन्स इसमें ये होता है कि नेचुरल सब कुछ निकलता है आप लोगों का। हाँ नहीं, देखो क्या है कि अगर मैं कहूँ कि हमें एक्टिंग नहीं आती ना, एक्टिंग पहले होता था एक्टिंग करना, कोई भी पूछता था एक्टिंग कर लेते हो, अब बोलते हैं परफॉर्म कर लेते हो। तो ये फ़र्क है। एक्टिंग क्या होता है, एक्टिंग का मतलब होता है झूठ बोलना ना, ये मेरा मानना है। तो अभी वैसा नहीं होता। पहले होता था ड्रामेटिकल तरीके से परफॉर्म करते थे, वो मतलब उसको बोलते थे कि हाँ एक्टिंग करते हो, लेकिन करते तो परफॉर्म ही थे, है ना। कोई भी कलाकार वो अपने मतलब पुराने ज़माने से लेकर के आज तक की तारीख में जो भी अदाकार परफॉर्म करता है, तो कहते हैं कि भाई एक्टिंग हो रही है। एक्टिंग हो रही है इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हम दिखा रहे करके, है ना। अदरवाइज़ क्या है कि अब रियल जो उनकी परफॉर्मेंस होती है बिल्कुल रियलिस्टिक डायलॉग्स। अब डायलॉग्स नहीं होते, अभी आम बोलचाल की भाषा होती है।
जी। है ना? मैं भी जब परफॉर्म करता हूँ, जब कोई सीन मेरे पास आता है तो कभी कभी मुंह से निकल जाता है, अभी ये तो डायलॉग टाइप है। अच्छा। तो डायरेक्टर खुद ही कहते हैं कि अरे सर आप तो राइटर है, मतलब ना बना लो, मतलब इसको ना अपने आप अपने हिसाब से बना लो। तो फिर मैं कुछ करके अपने तरीके से डायलॉग्स तो पहले भारी भरकम चीजें हाँ मतलब वो एक लिखी जाती थी हाँ अलग से। मतलब थैंक गॉड मैं उनको सलाम करता हूँ उन लोगों को जो इस तरह की परफॉर्मेंस किया करते थे, एक दो पन्ने याद करके जी। उसको हूबहू उसी तरह से परफॉर्म करना, वो अपने आप में बहुत बड़ा कमाल था। और वो मतलब नेचुरली मैं तो मतलब यही कहूँगा कि मतलब गुस्सा ना हो पाएगा। ब्रजेंद्र जी, कि आप यहाँ पे आए तो आपको स्ट्रगल करना पड़ा, कभी पैसे की खाने पीने की दिक्कतें रहीं आपके साथ? नहीं तो मैं आपको अच्छे बताऊं कि ईश्वर की कृपा से मेरा बड़ा सरल और रचनात्मक तरीके से जीवन चलता रहा जिस दिन से मैं यहाँ आया। जब मैं यहाँ आया तो मेरे लिए एक सहारा थी माँ डॉक्टर अर्चना, वो यहाँ पर बहुत बड़ी रिनाउंड डायरेक्टर रही हैं। जी। तो मथुरा से जब वो आई तो उसके कुछ समय बाद मैं भी आ गया, तो उनके साथ उनका छोटा बेटा सिद्धार्थ था ही। सिद्धार्थ नागर साहब। हाँ तो मैं भी लखनऊ से बड़ा ताल्लुक है इन लोग का। हाँ तो मैं भी हाँ तो ननिहाल है सिद्धार्थ का, तो मैं भी वहाँ आ गया उनके साथ और कुछ समय तक मैं वहाँ पर उसको आप स्ट्रगल कह लीजिए, लेकिन क्या होता है कि उसको प्रयास कहते हैं ना, जब ये एक स्ट्रगल एक नाम दे दिया गया है अपने इंडस्ट्री में जी। उस तरीके से भाई आप उन दिनों में कितनी स्ट्रगल किया करते थे, वो स्ट्रगल नहीं होती थी, वो जैसे कहना चाहिए कि प्रोसेस होता है वो ना, काम को पाने की का एक प्रोसेस होता है। जब भी हम अब अगर कोई डॉक्टरी पढ़ रहा है तो स्ट्रगल नहीं है वो डॉक्टरी पढ़ रहा है, प्रोसेस कर रहा है। हाँ प्रोसेस में है, तो हम भी मतलब प्रोसेस में ही थे उस समय ना। लेकिन स्ट्रगल का टाइम जो होता है वो अगर हम बताएं तो वो था जब मैंने टीवी से सिनेमा के लिए एकदम अपने आप को चेंज किया, अपने आप को मैंने उस रूट पर डाला, सिनेमा वाली रूट पर जी। वो एक करीब 60-1.5 साल का एक अंतराल, एक टाइम ऐसा था जिसमें मतलब कायदे से काम मिलना, जिसमें मतलब कायदे से पैसा मिलना, और जिसमें मतलब जो आपके ऊपर कर्जा हो चुका है उसको चुकाना। कर्जा आप पे भी था? कर्जा हो जाता क्या था कि जब मैं टीवी से सिनेमा की तरफ गया तो उस समय क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई थी। अच्छा। तो जब मैं सीरियल छोड़ता जाऊँगा और मैं सिर्फ सिनेमा की तरफ जाऊँगा तो वो एकदम से तो मिलेगा नहीं, राइट। उसको थोड़ा सा वक्त जाएगा। उस वक्त को काटने के लिए जो समय था वो मेरे को क्रेडिट कार्ड ने बड़ी हेल्प की, तो बढ़ता गया। फिर जब काम मिला और काम से के थ्रू जो पैसा आया तो मैंने सबसे पहले उन क्रेडिट कार्ड्स को चुकाने का प्रोसेस किया। तो तिग्मांशु धूलिया ने आपको हाँ काफ़ी रहा? नहीं तिग्मांशु तो उस समय नए आए थे ना, वो भी जी। भाई सब क्या था, हम सब एक ही साथ थे। हाँ। ऐसा तो हुआ ही नहीं कि मतलब कि कोई एकदम से आखिर तक बन गया। जी। वो डायरेक्शन के लिए प्रयास कर रहे थे, मैं एक्टिंग के लिए प्रयास कर रहा था, और भी कई लोग थे जो कि प्रोड्यूसर के लिए प्रयास कर रहे थे। तो एक वक्त ऐसा आया कि सब लोग स्थापित हो गए। जब सब स्थापित हो गए तो सबने एक दूसरे के साथ काम किया, लेकिन उस वक्त भी जो शुरुआत थी जैसे कि हासिल थी, जी। हासिल पहली फिल्म थी जी हाँ, जो तिग्मांशु ने बनाई, और उस वक्त मैं उनके साथ जुड़ा। उसके बाद फिर दूसरी फिल्म बनी आपका गैंगस्टर, साहब बीवी गैंगस्टर, मैं उसके साथ जुड़ा। हमने टीवी के लिए भी जो किया उसके साथ भी हम लोगों ने आपस में किया। इरफान खान के साथ आपने काम किया था? इरफान भाई साथ कैसा था आपका? इनके इरफान साथ यादगार जो चीज़ें थी? इरफान के साथ भी वही शुरुआती दौर से जी। हमने किया था हम बॉम्बे नहीं जाएंगे। अच्छा। एक टीवी सीरियल थी जो कि नए टीवी चैनल जब स्टार्ट हुए थे तो टीवीआई के लिए हमने और तिग्मांशु ने बनाया, डायरेक्ट किया, हम बॉम्बे नहीं जाएंगे। उसमें सारे नामी गिरामी, वो चाहे इरफान हो, चाहे मनोज पापा हो, चाहे मैं हूँ, संजय मिश्रा है, सौरभ शुक्ला है, सब उसमें थे। तो वो उसमें मैंने कुछ लिखा भी, कुछ एपिसोड मैंने भी लिखे, सौरभ शुक्ला ने भी लिखे, और आपका विक्टर यानी कि राजीव आचार्य जो धूम के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी, और तिग्मांशु ने वो डायरेक्ट किया। कुछ समय तक मनोज वाजपेयी भी थे उसमें। तो बहुत सारे एक्टर जो थे वो शुरुआती टाइम था आप लोगों तो हम सब लोगों ने उसी समय साथ में काम किया था एक साथ।
इरफान भाई से हम पूछें आपके साथ कुछ यादगार लम्हे। पर यादगार लम्हे क्या है कि वो बहुत जिंदादिल और बहुत हंसमुख और बहुत ही दिलेर टाइप का इंसान था। जितने अच्छे और स्वस्थ कलाकार थे उतने ही कमाल के दोस्त थे, बहुत अच्छे इंसान। और ये तो सभी जानते हैं कि मतलब बहुत दुखद है कि वो इतनी जल्दी चले गए, लेकिन उनके साथ जो काम करने की जो लालसा है मतलब वो आधी अधूरी सी रहती है। मतलब ना मैंने सिर्फ एक मानसिंह तोमर लास्ट में, जी। उससे पहले भी कुछ काम किया था, मैंने उनके लिए लिखा भी, उन्होंने डायरेक्ट भी किया था। एक डीडी का एक अंधकार नाम का एक प्रोग्राम आता था, वो लिखा भी था मैंने उनके लिए। तो उनके अंदर था, उनके अंदर डायरेक्शन भी था, उनकी इच्छा भी थी कि मतलब ये कुछ डायरेक्ट भी करें। तो वो एक पीरियड ऐसा था कि आता ना एक बिल्कुल एक टाइम ऐसा आता है जी। जब आपको समझ भी नहीं आता कि मतलब क्या हम खाली से बैठे हुए। तब इरफान ने वो डायरेक्ट किया था, उसमें नवाज को भी लिया था, एक में आपका बॉड और मैं, हम दोनों थे। मैंने लिखा था एक करीब 45 मिनट की कहानी थी। इरफान भाई जो थे एक चीज़ हमेशा जो है खान नहीं लगाना चाहते थे अपने सामने। कभी आपने तो जिक्र किया इरफान खान कहलाना पसंद नहीं करते, कहते नहीं। वो हमेशा उनको इरफान ही बोलते, हाँ उन्हें मतलब मोस्टली खान जितने ना भी लोग बोलिए। नहीं, मोस्टली जितने भी देखो क्या होता है ना कि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है ना कि इस तरह से मतलब एक ज़माना था जब खान साहब, फिरोज खान एंड संजय खान हाँ। उनके नाम से पॉपुलर थे। फिर अमजद खान आए, उनके नाम से एक पॉपुलरिटी बनी उस तरह की। फिर उसके बाद जिस दिन से मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान, जी। तो क्या है ना इतने सारे खान आ गए, तो एक होता है ना कि आपका एक इंडिविजुअल एक सेगमेंट होता है। तो मतलब इरफान इसका इनफ है ना, और वो थे भी, वो इरफान इनफ बहुत है। सलमान साहब भी आपने काम काफ़ी किया। मैंने सबके साथ किया जी। सभी के साथ काम कर लिया, ईश्वरी के पास। इन खास की क्या खासियत है? सब सलमान की क्या खासियत है? सब जितने मशहूर हैं, जितने बड़े हैं, उतने ही बढ़िया और क्या बोलते हैं सुदृढ़ ह्यूमन बीइंग भी है सारे के सारे, चाहे वो सलमान हो, शाहरुख हो, आमिर हो, सैफ हो। मतलब बहुत मज़ा आया सबके साथ, और सबका जिसे कहना सबका अंदाज, सबका अपना अपना प्रोसेस है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे सबके साथ काम करना। कहते हैं सलमान बहुत मोटी, तो आपके साथ कभी रहा ऐसा? वो भी पता नहीं एग्जैक्टली क्या है ना कि ये तब की कहानियाँ हैं जब मुझे लगता है कि ज़्यादा मीडिया नहीं था। जी। है ना कि मतलब अभी तो मीडिया है, अब तो सब कुछ दिखता है जी जी। आंखों के सामने, तो वो कहाँ दिखाई देता है आपको? वो मोड हमने देखे होंगे तो अभी तो हाँ, तो वो होता क्या है कि मुझे लगता है वो जब शुरुआत की बात होगी, जब वो युवा थे, बच्चे थे, जी। है ना, तो होता नहीं है हर एक बंदे के अंदर आता है कि मैं अभी स्टार हो गया हूँ, जी। तो शायद उस वक्त मूड दिखाई दिया हो, लेकिन अभी तो ही इज़ वेरी हम्बल। और हमने मतलब मैंने ट्यूबलाइट की, भारत की 2-3 पिक्चर कर लिया मैंने उनके साथ, जी। और अच्छा खासा समय बिताया है सेट पे, है ना। बहुत ही हम्बल और बहुत ही एंटरटेनिंग इसे कहते हैं, और हेल्पफुल भी था कि ऑन द स्पॉट, क्योंकि सब के सारे सब जितने भी खान थे इनको बहुत वर्ष हो गए काम करते करते। जी। तो अभी मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब कि कोई नए नवेले हो कि मतलब ये कह दिया जाए कि भाई इनको कितना काम आता है, अरे ये बहुत काम आता है। और अभी क्या है कि वो गुणी हो चुके हैं ना अपने कामों में घुस करके, एक प्रोसेस बन चुका है, और वो भी मतलब स्टार्टअप वाला प्रोसेस है ना, वो सक्सेसफुल वाला कि मतलब कि इसमें कहाँ पे क्या मिर्च मसाला डालना चाहिए, तो यहाँ तक वो आ चुके हैं सारे के सारे, परिपक्व हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं। और शाहरुख के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, शाहरुख के साथ बहुत अच्छा लगा। मैंने 0 की थी उनके साथ, और इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो जो मेरी शूटिंग थी वो डबल हो गई, क्योंकि एक बार शूट किया हुआ हम लोगों ने, फिर उन्होंने कुछ और चेंजेस किए, फिर उसके बाद दोबारा फिर सेम चीज़ शूट की, तो एक ही पिक्चर मैंने 2-3 बार कर ली। अच्छा। और आमिर को बोला था बड़ा परफेक्शनिस्ट बने थे। परफेक्शनिस्ट आमिर भी हैं, शाहरुख भी हैं, कि मतलब रिहर्सल तो बहुत बढ़िया करनी है, वो परिपक्व तरीके से तैयार करके उसके बाद ऐसी उनके साथ है, आमिर के साथ भी वो तो हैं ही, तो परफेक्शनिस्ट हैं डेफिनेटली। उनके साथ भी मुझे बहुत अच्छा, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद भी मैं उनसे मिला, उन्होंने एक बार एक कहानी के लिए मुझे अपने घर बुलाया था, मैं वहाँ भी गया था, है ना। और जिस तरह से मतलब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संबंध रखता है, तो मतलब ये लोग स्टार्स हैं, लेकिन क्या बोलते हैं
कहीं से भी इस बात से अछूते नहीं है कि मतलब कि किसी के साथ कोई जुड़ाव छुपाव करें या कुछ इस तरह का बिहेव करें कि मतलब कि अरे नहीं भाई हम तो इस गली के हैं, आप उस गली के हो, ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट है, ऐसे वाली बात। बहुत डाउन टू अर्थ है। हाँ बिल्कुल डाउन टू अर्थ, मतलब हम कमाल के, मतलब कोई शब्द नहीं है इनको मतलब जी, पसंद करने। आमिर के साथ तो लगता ही नहीं कि आमिर जो इतने बड़े स्टार है, आमिर से बात करने बैठते हैं। बिल्कुल नहीं, आमिर के साथ के साथ क्या है ना कि उनका रहन सहन, उनका पहनावा है ना, वो बिल्कुल एकदम आम। आप जाओगे, मैं तो गया हूँ, मैंने देखा है उनको, उनके घर पे देखा है। जैसे इमेजिनेशन आता है ना कि एक सुपरस्टार किस तरह से रहता होगा जी, तो उससे बिल्कुल दूर दूर है ना, ऐसा लग रहा था आप किसी नॉर्मल किसी का दरवाजा खोल के आप घर में चले गए किसी के, और वहाँ एक आम इंसान बैठा होगा जी, तो मतलब वो वैसे ही है। उसी तरह से मैंने उनको देखा है। जी हाँ, हमको याद है उनके घर पे गए हाँ तो वो मल्टीग्रेन की रोटी और भिंडी खा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने हाँ वो जब मैं गया आई थिंक वो भी टाइमिंग में किसी तरह का था, उन्होंने मेरे को चाय बना के दी और मतलब इट वॉज वेरी अमेजिंग। विजेंद्र जी, अपनी तरफ जो है नॉर्थ में खास तौर से, हम लोग जो यूपी में खास तौर से, जब लड़का कुछ सोचता है यार एक्टिंग करनी है मुझे, तो तो उस टाइम लगता है कि यार कोई बहुत नहीं चाहिए, बहुत खूबसूरत सा होना चाहिए मुझे, ये सब चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। इन सब के बीच में आपने इतनी बड़ी हिम्मत करी, तो क्या सोच की थी? मतलब आपको लगता था कि ये एक हम अलग एक दौर निकलेगा, हम अलग एक जगह बना लेंगे? जो क्या है कि अब इस बात को करीब 30 साल से ऊपर हो गया जी। जब मैं आया था, मैंने सिनेमा कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा से कहा कि मतलब ये मुझे तिलस्मी नगरी लगती थी और मुझे लगता था इसमें काम करने वाले कहीं और से आते हैं, क्योंकि जिस वक्त मैं यहाँ पर आया था उस वक्त का जो पैरामीटर था एक्टिंग में काम करने का, सिनेमा में काम करने का, हीरो हीरोइन सुंदर होगा, विलेन सुंदर होगा, असुंदर भी सुंदर होगा। वही मैं सोच रहा था। मतलब उसको ये नहीं होता था कि ये मतलब अगर आपको राक्षस चाहिए तो शक्ल से राक्षस नहीं हम बना लेंगे, लेकिन आदमी जो है डिसाइड होना चाहिए, मतलब पर्सनैलिटी होनी चाहिए जी, या कोई इस तरह का। तो वो एक वक्त था उसका। धीरे 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 क्या हुआ कि वो समय की तब्दीली के हिसाब से हर चीज़ों में बदलाव आता है। फिर हमने देखा कि मतलब बिल्कुल एकदम अलग तरह की, उसको हम उस वक्त 8 फिल्में बोला करते थे, जो बैनगल साहब बनाते थे, सत्यजीत रे साहब जो बना के छोड़ गए। जी, मंडी वगैरह जो बनाई है उन्होंने। फिर वो आई, फिर उसके बाद क्या हुआ कि नसीम भाई आए, ओम जी आए, जी, कुलभूषण साहब आए, एक से एक कलाकार अपने शवानी जी, स्मिता जी, दीप्ति जी, मतलब तो एक कला का एक समावेश अलग तरह से बना के, मतलब ना कि ये भी एक क्वालिटी है, इसके साथ भी काम करना चाहिए। और हम आ चुके थे उसके बाद, और फिर तो हमें ऐसा तो था ही नहीं कि मतलब कि मतलब हमें करना क्या है, पता था कि एक्टिंग करनी, हमें जितनी कर जो मिल जाएगा गलती। अच्छा ऐसा था। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि धीरे धीरे करके हम भी एक मेन स्ट्रीम में कभी ना कभी तो आई जाए। अच्छा, दो कुछ आप लोग पूछेंगे। एक, जब घर से चल रहे थे तो आपके घर वाले तैयार थे? ना भाई, मैं 3 बहनों में एक भाई था। मेरे पापा तो बड़े डिस्टर्ब रहते थे कि मतलब कि यार इसको हो क्या गया है, और वो वेटनरी कॉलेज में थे, इवन गेम सुपरिटेंडेंट मथुरा में। और हमारा काम सिर्फ एक यही होता था कि मैं मेरे मोहल्ले के बच्चे उनके कॉलेज जाकर, उनके ऑफिस में जाकर के मतलब गैंग बनना, क्रिकेट हॉकी वॉकी जो मिल जाए क्रिकेट टाटी, वो बस उससे मतलब रहता था। बाकी उनकी इच्छा थी कि मैं भी वेटनरी डॉक्टर बन जाऊँ। अच्छा, क्योंकि उनके जितने भी कलीग्स थे उनके सबके बच्चे मैक्सिमम जो वहाँ से निकला था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा तो कर रहा, अदरवाइज कई बच्चे तो यही करते थे कि मतलब जब उनके पिता उसमें हैं वेटनरी कॉलेज में जी, तो डेफिनेटली वो उसी के लिए ट्राई करते थे। और मैं तो कई दोस्त हैं जो कि मतलब वेट डॉक्टर हैं। अच्छा, हाँ, और हमारे पापा भी यही चाहते थे कि हम भी ऐसा, लेकिन पता नहीं मेरे को, हालांकि मैंने मतलब साइंस ली, मैंने बायो केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन की, वो क्यों की वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन मैंने कोशिश यही थी मेरी कि मतलब कि फिर मैं कि संगीत ले लूँ, और पापा ने मुझे डांट दिया था उस वक्त। फिर मैंने जैसे तैसे करके
जब मैं थिएटर वगैरह करने लगा जी तो फिर मेरा ये चलो टैलेंट टोल होती है कि मतलब कि पापा मैं अगले साल दे दूँगा, कि इसके बाद फिर दे दूँगा, फिर मैं कहता था मैं क्या करूँगा दे के ऐसा रहता था। तो उस समय हमको भी नहीं पता था कि जीवन यापन कैसे होगा, जी मेन मुद्दा। क्योंकि मेन मुद्दा, क्योंकि थिएटर वालों के लिए जीवन यापन एक बहुत ही बड़ी दूर की कौड़ी थी। लेकिन फिर भी ये था कि मतलब जैसे तैसे करके दिल्ली चले जाएंगे, हम्म, चाहे वो श्री राम की रेपेटरी हो, चाहे वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेटरी हो, हम्म, कहीं भी जाकर के एक सरकारी नौकरी टाइप जो है, जो तनख्वाह मिलती है, कर लेंगे। उससे काम चला। तो मेरे ख्याल कतई ऐसे नहीं थे कि मैं इस तरफ आऊँगा, लेकिन वो बानक बनते चले गए। किस्मत में था कि हाँ, स्टार बनना। बिल्कुल बिल्कुल ये था कि मतलब कि हाँ जी इस फील्ड में आना है तो आना है। जब मनोज वाजपेयी से बात हो रही थी वो कह रहे थे हम और सौरभ शुक्ला जो थे एक चौल में रहते थे वही अंधेरी में, तो आप भी चौल में आके रहना हुआ नहीं? ऊबर वाले ने ऐसे मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब मैं अपने स्ट्रगल नाम ही नहीं लेता। मैं अगर मैं कहूँ कि मैंने अय्याशी की है तो डेफिनेटली मतलब, क्योंकि मैं आया यहाँ माँ के पास रहा, उनको मैं असिस्ट करता था राइटिंग में, जी उसकी मुझे तनख्वाह मिलती थी। अच्छा मतलब तनख्वाह नहीं, मतलब हर जो भी फिल्म वो करते थे उन्होंने मैं उनको असिस्ट करता था, और वो सारे पैसे मेरे बैंक में जमा होते थे। खलाती पिलाती वो थी, पिलाता सिद्धार्थ था उनका बेटा, अच्छा और वो खलाती वो थी। घूमना घामना इधर उधर जा रहे, ये वाला काम मेरा नहीं, मज़ा नहीं आएगा तो छोड़ दिया, ये वाला काम ना टीवी तो करना ही नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मतलब हमने देखा ऐश नहीं। की, मतलब ना वो स्ट्रगल तो देखा ही नहीं जिस दिन से मैं आया था। बस एक बात था, जब मैं आया, मेरी तबीयत खराब होती मैं चला गया था, तो मेरे एक मित्र जी, जैसी मेरी एक कहावत क्या मतलब एक कोड है कि मेरे एक मित्र मिले थे, जब उनको मालूम पड़ा कि मेरी तबीयत खराब होती है, उन्होंने कहा काला बाबू 1 जून को ट्रेन कराओ, 2 जून को पहुँचो, तो कम से कम 2 जून की रोटी तो मिलेगी। अच्छी बात है। तो मैंने 1 जून की टिकट करा ली थी, और उसके बीच में काफ़ी मौके मिले। हाँ मैंने कहा ना मेरी टिकट बुक है। अरे यार कब की है? जून, अरे जून तो बहुत दूर है यार, मार्च चल रहा, चलो ना। अरे महंगी नहीं, मैं तभी जाऊँगा। और मैंने 1 जून को मैं निकला, और 2 जून को पहुँचा, तो ऊपर वाली के पास 2 जून की रोटी जो है हाँ तब से बरकरार आज तक है, टिका हुआ है। है। नहीं आप ऐसे टिके रहे, आपने इतने शानदार रोल, इतने शानदार चीज़ें, दर्शकों को इतना एंटरटेन किया है आपने, और ये सफ़र आपका ऐसे ही जारी रहे विजेंद्र जी। हमसे बात करने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।